सकता है। जी हां, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफर 100 डेज एजेंडा। नाज़रीन, नाक़िस शहरी मनसूबाबंदी, मुतबादिल कर्जों की अदम दस्तियाबी, प्रॉपर्टी की होशरुबा कीमतें, बेहंगम रियल इस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अपने अलग मसाइल, लॉन्ग टर्म फंडिंग का फुकदान और बिल्डर्स के रिलीफ के लिए सीमेंट, स्टील और टाइल्स जैसी इंडस्ट्रीज के लिए कोई मरबूत और जामे पॉलिसी ना होना एक बड़ी वजह है कि इस मुमलिकत में कोई गरीब अपनी छत होने का ख्वाब कैसे पूरा कर सके। अगर ये वादा सच्चा है तो फिर हुकूमत को कई महाज पर एक साथ लड़ना होगा। एक तरफ प्रॉपर्टी माफिया और उनका साथ देने वाले अशराफिया, तो दूसरी जानिब कच्ची बस्तियां बसाने की आड़ में जमीनों पर कब्जा करने वाली माफिया और उनके हवारी। लेकिन हुकूमत को इस गरीब की भी इज्जत नफ्स का ख्याल रखना होगा जो कच्ची बस्तियों में रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास इसका कोई मुतबादिल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब से चंद दिन कबल इस्लामाबाद में एक अहम बैठक लगाई। सस्ते घरों की तामीर के हवाले से वहां कुछ अहम फैसले भी हुए। वहां क्या तजावीज़ सामने आई, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं इस अहम इजलास में मौजूद रहनुमा तहरीक इंसाफ जनाब नजीब हारून साहब। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। साथ ही हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद ने। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपने मेहमानों से गुफ्तगू से पहले मैं बताता चलूँ कि आप लोग भी तब्दीली के सफ़र का हिस्सा बन सकते हैं। आज न्यूज़ के फेसबुक पेज या ट्विटर हैंडल पर जाएं और जवाब दें कि क्या इमरान खान का 50 लाख घर बनाने का वादा पूरा होगा। जो लोग समझते हैं कि हाँ तो हाँ पर क्लिक करें और जो लोग समझते हैं कि नहीं वो नहीं पर क्लिक करें। अब तक 70% लोगों का कहना है कि इमरान खान 50 लाख घर बनाने का वादा पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि 30% लोगों का कहना है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। और जो नाजरीन इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं वो हमें अपना 20 वीडियो पैगाम व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 030871911188। इसके अलावा आप अपनी वीडियो फेसबुक या ट्विटर पर #मैसेज2PM के साथ शेयर भी करें और हम बनेंगे आपकी आवाज़। इसके साथ साथ आप हमें कॉल करके भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा नंबर भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। नजीब हारून साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। नजीब साहब, 5 साल हैं और इसके साथ साथ जो है वो 50 लाख घरों की तामीर का एक मंसूबा है, एक अज़्म है। आप ये बताइए कि कितना अज़्म इस वक्त ये मौजूद है, कितनी पुरअज़्म है आपकी जमात, और क्या ये ख्वाब हकीकत बन पाएगा, हकीकत बन पाएगा या नहीं? देखिए, बड़ा लीडर जब होता है तो वो अब ऐसी कौम जैसे पाकिस्तानी कौम है जिसने दुनिया की कितने ममालिक, पूरा मिडल ईस्ट खड़ा कर दिया, और पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने और पाकिस्तानी वर्कर्स ने और पाकिस्तानी टेक्नीशियंस ने पूरा नॉर्थ अमेरिका, तो पाकिस्तानियों की सलाहियत के बारे में तो मैं समझता हूँ कि ना इमरान खान साहब को, ना मुझे, ना किसी और को कोई शुबा होना चाहिए। जो चैलेंज है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब ने उसके ऊपर पूरा भरपूर हमला किया हुआ है, वो ये कि करप्शन का गला अगर घोट दिया तो इंशाअल्लाह ये 50 लाख घर क्या पूरा पाकिस्तान माशाल्लाह उठ खड़ा होगा और चल पड़ेगा। किसी भी माशी सबक के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हाउसिंग इंडस्ट्री एक हरावल दस्ते का किरदार अदा करती है कि जो आगे आगे जब आप ये लॉन्च करते हैं और ज़ाहिर बात है अच्छी प्लानिंग के ज़रिए लॉन्च करते हैं, और इसके अंदर वो जो पिलफरेज का कह लें कि जो माफियाज हैं, जो लैंड के माफियाज हैं, वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर बुरी नजर ना डाल सके। ठीक, नजीब साहब, ये कोई नई चीज नहीं होगी, ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज नहीं है कि जनाब एक पूरी दुनिया में ऐसा ही हुआ है। पूरी दुनिया में हुआ, पाकिस्तान में भी इससे पहले बात की गई। पाकिस्तान में इससे पहले आप जो है वो आबाद का एक प्रोजेक्ट था, उनका एक प्रपोजल था, उसको कॉपी पंजाब हुकूमत में किया गया। वहाँ पे आशियाना हाउसिंग स्कैंडल आपके सामने पूरा वो भी था। बदनीयती का सिर्फ जो वो फर्क है ना, हाँ। ये मैं आपको बता दूं, तो मैं वही कह रहा था कि फायदा उसमें बिल्डर्स का हुआ, फायदा उसमें डेवलपर्स का हुआ, गरीब आवाम को फायदा नहीं हुआ। इसमें सिर्फ पैसे बनाए ठेकेदारों ने और हुक्मरानों ने। इस दफा पाकिस्तानी जीतेंगे,
इस दफ़ा पाकिस्तानियों का फ़ायदा होगा, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तानियों का वोट लेके आए हैं, पाकिस्तानियों से वादा किया है, पाकिस्तानी उनके पीछे हैं और ताकत पाकिस्तानियों की उनके पीछे है। और इसके बेनिफिशियरी भी ख़ास तौर से वो पाकिस्तानी कि जिनके पास कुव्वत ख़रीद और उस तरह की इस्तात नहीं है, तो उन तक घर पहुंचाना है। और ये अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हो रही है कि जो लोग उस तरह के घर का अपने ख्वाब लेके पैदा होते हैं और पूरी ज़िंदगी गुजार के अपने घर का ख्वाब पूरा नहीं कर, उन तक एक मुनासिब वक्त के अंदर घरों का पहुंचाना और उनकी कुव्वत खरीद को मद्देनजर रखना। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। आप मेहनत करें, आसानियां इंशाल्लाह ताला जरूर होंगी, लेकिन उसमें ज़ाहिर है कि करप्शन और दीगर एलिमेंट्स जो है वो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है। रफत सईद, ब्यूरो चीफ कराची, भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रफत, कराची में तो आप देख रहे हैं कि कंक्रीट का जंगल बन गया, जगह जगह तामीरात हो रही हैं, प्रॉपर्टी की कीमतें इस वक्त होशरुबा हो सकती हैं। क्या ऐसे में पीटीआई का एक ये अज़्म कि सस्ता घर आवाम को दिया जाएगा, प्रॉपर्टी की कीमतें देखिए, इस वक्त जो रॉ मटेरियल का महंगा होना देखिए, क्या वाकई ऐसा मुमकिन होगा? देखिए, नजीब हारून साहब ने जो बातें की हैं, बातें बहुत अच्छी हैं। इमरान खान का एजेंडा भी बहुत अच्छा है। घर किसको नहीं चाहिए, घर किसकी ज़रूरत नहीं है, हर आदमी की ज़रूरत है, लेकिन उसके इतने इस्तात नहीं है कि वो अपना घर कर सके। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक बात की कराची में कंक्रीट के जंगल की, जिस तरीके से आपने देखा कि गुलिस्तान जौहर आबाद हुआ है, जिस तरीके से इलाक़ों में बिल्डिंगों की तामीर हो रही है, जिस तरीके से गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, मेरे ख़्याल में इसे भी फोकस करना चाहिए। अगर इस चीज़ को नहीं रोका गया तो ये शहर रहने के काबिल नहीं रहेगा। मैं फिर एक बार ये कहूँ कि जो आपने देखा होगा कि सोसाइटी है या आमिल कॉलोनी है, यहाँ पर जो बंगले थे पुराने मज़ार कायद के आसपास, यहाँ पर अगर 10 लोगों के रहने की गुंजाइश थी तो उनकी तामीर, वहाँ 100-100, 200 लोगों की रिहाइश इख्तियार करेंगे तो सेवरेज की लाइन वही है, पानी की लाइन वही है, मतलब मास्टर प्लान नहीं है, मास्टर प्लान नहीं है, जगह जगह कमर्शियल रेजिडेंशियल पे कमर्शियल वो बन रहा है, मास्टर प्लान नहीं है। मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ इमरान, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल तामीरात होंगी, स्कूल की इमारतें घरों के दरमियान में तामीर होने लगेंगी कई मंजिला, तो फिर आप बताएं या शॉपिंग मॉल बनने लगेंगे, तो फिर ये सूरत हाल बड़ी ख़राब होगी। मशरूम ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, कोई मंसूबा लाना चाहिए ज़रूर, ये बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत है लोगों की, इसकी इंतहाई अशद ज़रूरत है इस शहर में। लेकिन इसके साथ साथ जो सियासतदान इस कारोबार से वाबस्ता हैं उन पर भी नज़र रखनी चाहिए। मैं माज़रत के साथ ही कहूँगा, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो तामीराती काम से मुंसलिक हैं, यकीनन उनका कारोबार है, लेकिन इस सियासत और कारोबार को मिलाना नहीं चाहिए, इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। आदमी है नजीब हारून साहब जी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है, नजीब हारून साहब ये सारी चीज़ें समझते हैं और ख़ुद वो पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं, तो यकीनन वो इन नज़ाकतों को भी समझेंगे और उनको कमेटी में शामिल करना है खुश आइन बात है। अच्छा, ज़रा चलते हैं इस्लामाबाद का रुख करते हैं, वहाँ पे जाते कि इस वक्त हमारे साथ तारिक चौधरी साहब भी मौजूद हैं। चौधरी साहब, ये कोई नई स्कीम नहीं है, नए वादे नहीं है, इसकी स्कीमें इस तरह की पहले भी जो है वो आती रही हैं, वादा किया जाता रहा है, इस बार क्या मुख्तलिफ होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मंसूबा सिर्फ अपनों को नवाजने की नज़र हो जाएगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर भी कड़ी नज़र रखनी है, और जाहिर है कि कोई ना कोई तो एक वोट बैंक भी तो होता है जिसको खुश किया जाता है। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि अपनों को नवाजा जाएगा या नहीं जाएगा, जब अभी कोई काम हुआ नहीं है तो पहले किसी पर इल्ज़ाम धरना मुनासिब नहीं है। लेकिन ये जो हल ढूंढा है सेक्रेटरी साहब की या किसी ब्यूरोक्रेट की सरबराही में एक कमेटी बना दी गई है, ये तो वही शेर है कि मीर के असादे हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दुआ लेते हैं। ये जो पाकिस्तान हाउसिंग फाउंडेशन है, ये हाउसिंग डिपार्टमेंट है, या इस्लामाबाद में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये तो वो अदारे हैं जो आज तक इस्लामाबाद के शहरियों को एक घर नहीं बना के दे सके। अगर सीडीए की बात करें तो सीडीए ने गुज़श्ता 20 साल से कोई नया सेक्टर नहीं बसाया, और बाज़ लोगों ने 20 साल पहले अगर किसी सेक्टर के लिए पैसे जमा कराए थे तो उनके पैसे जमा हैं, लेकिन आज तक उनको ना प्लॉट मिला ना वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। सीडीए जो है आज तक ये तय नहीं कर सका कि जो मौजूदा सेक्टर्स हैं उनको पानी कैसे फराहम करना है। पानी की किल्लत होती जा रही है, और अगर इतने ज़्यादा मकान बनेंगे जो कि ज़ाहिर बनने चाहिए, अभी आप बात कर रहे थे तो मेरे पास जो फिगर हैं 2025 तक जो है तकरीबन 20 मिलियन जो है मकानों की हमारे पास कमी हो जाएगी, यूनिट्स की, छोटे यूनिट्स की। इसी तरह ये जो हाउसिंग फाउंडेशन है या हाउसिंग की मिनिस्ट्री है,
इसने लोगों से कई साल हो गए हैं, लोगों के पैसे लिए हुए हैं, लोगों की दरखास्तें ली हुई हैं, लेकिन उसके बाद एक ऐसा लामतनाही सिलसिला शुरू होता है लैंड एक्विजिशन का, लिटिगेशन का, कि लोगों के पैसे पड़े रहते हैं और ये इल्ज़ाम भी लगता है कि वो पैसे इस्तेमाल होते हैं, उस पर जो मुनाफा है वो खाया जाता है, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिलता। अब ये जो मामला है जिसके लिए कमेटी बनाई है, उसके सामने 3 बड़े चैलेंजेस होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होता है लैंड एक्विजिशन, कि लैंड जो है वो ली जाएगी, कहाँ से ली जाएगी, वो सरकारी लैंड होगी तो उसका लेने का क्या तरीकाकार है, अगर वो प्राइवेट लैंड है तो उसको लेने का क्या तरीकाकार है, फिर उसके जो कानूनी मराहल हैं वो, और सबसे बढ़कर इस तरह के मकान जो बनाने हैं उनके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएँ। एक जो है मुहतात अंदाज़ा है कि 250 से लेकर 300 अरब रुपया सालाना चाहिए होगा अगर आपने सालाना तकरीबन 10 लाख मकान बना रहे हैं। और डिटेल में आ जाते हैं, जरा डिटेल में भी आ जाते हैं। आप बहुत अच्छा इनपुट आपकी तरफ से आ रहा है, डिटेल में भी आ जाते हैं। अनवार हाशमी से भी मैं बात करना चाहूंगा और उसके बाद चाहूंगा कि तीनों की जो जवाब हैं, जो बातें अभी हुई हैं, रफत सईद और इस वक्त चौधरी साहब की और अनवार हाशमी से जो होगा वो हम लेके रखेंगे एक बार फिर जरा नजीब हारून साहब के पास। अनवार हाशमी, पंजाब में क्या सूरत हाल है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि आबाद का एक प्रपोजल था लो कॉस्ट हाउसिंग का, जो कि वहाँ पे कॉपी किया गया, फिर उसमें भी बड़े मसाइल वहाँ पे देखने में आए। आप ये बताइए कि तामीरात काफ़ी महंगी हैं, गरीबों के लिए मस्कन उनको मिल सकेगा या नहीं? क्या सूरत हाल आप लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में देखते हैं? देखिए, स्कीम का जो नाम है वो तो है अफोर्डेबल हाउसेज। अफोर्डेबल का मेयार जो है वो पिछली हुकूमतें भी कायम नहीं कर सकें, क्योंकि स्कीमें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी हुई, मजदूर कॉलोनियाँ भी बनी, बिहारी कॉलोनियाँ भी बनी, सस्ते हाउसेस भी बने बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, और उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने बेनज़ीर के नाम पे काफ़ी स्कीमें शुरू की जिसमें आबाद की जो है वो मुआवनत भी हासिल की गई। इसी तरह शरीफ बरादरान बड़े मशहूर हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीमें शुरू की, सस्ती हाउसिंग स्कीमें शुरू की, फिर आशियाना का आप जिक्र कर रहे थे उन्हें शुरू की। तो बात रह जाती है अफोर्डेबल की। अब असल में गवर्नमेंट ने ये देखना है कि अगर एक एवरेज 50,000 आमदनी वाला शख्स है तो वो मैक्सिमम 10,000 रुपए किराया दे पाता है जो किराए पे रहता है, तो क्या वो ऐसी किस्त पे घर देने के काबिल हो जाएंगे इमरान खान और उनकी हुकूमत कि वो एवरेज 10,000 या 8,000 किस्त लेकर जो है एक मुनासिब मकाम उनको दे सकें? ये है असल वो नुक्ता जिस पे हुकूमतें नाकाम रही हैं। नवाज शरीफ ने 15 से 50 लाख तक का लोन अनाउंस करके 8% सूद, कम अज कम 8% सूद पे लोन कर दिया, तो 8% सूद पे अफोर्डेबल घर कौन ले सकता है और कैसे ले सकता है? इशू ये है कि जैसे हाउसिंग स्कीम वाले गांव के गांव जो है वो खरीद लेते हैं और फिर उनकी फाइलें करोड़ों में बेचते हैं, तो हुकूमत को सरकारी ज़मीनों के अलावा खुद भी इसी तरह सस्ती ज़मीनें शहरों के करीब लेनी पड़ेंगी, उनकी कास्ट वसूल ना करें तो फिर ये जो है पॉसिबल हो सकता है। आखिरी बात करूं कि भारत में भी सेम जो है नरेंद्र मोदी ने यह मंसूबा शुरू कर रखा है और उन्होंने पूरा एक जो है फ्रेम दिया है। मसलन 20 मिलियन घरों का मंसूबा है, उन्होंने बजट अरेंज किया है मुख्तलिफ ज़राए से और $2 ट्रिलियन बजट है और 7 साल का मंसूबा है, तो पूरी टीम ने उनको वो तैयार करके दे दिए। तो इस अंदाज में अगर होगा तो इस पे अभी मजीद हम बात करते हैं, क्योंकि 30% आबादी जो है वो गिनी गई है जिनके पास घर नहीं है और उनको अफोर्डेबल घरों की ज़रूरत है, और वो तकरीबन कम अज़ कम 1 करोड़ घर बनते हैं और 6 करोड़ नफूस बनते हैं जिनको इब्तदाई तौर पे घरों की ज़रूरत है। और सेम एवरेज फिर पंजाब में निकलती है कि पंजाब में भी कम अज़ कम 50 लाख घर तो पंजाब में चाहिए जिनके पास जो है वो अपने घर नहीं है और उनकी आमदनी ऐसी है कि वो मौजूदा दौर में जो प्रॉपर्टी की हालत है वो घर नहीं खरीद सकते। नजीब हारून साहब, 3 पॉइंट्स है। पहले तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, कि आप से लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल बाय प्रोफेशन जो है वो बिल्डर्स हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो यहाँ बात की जा रही है कि जो डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मौजूदगी में आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो है वो एक ये लेके जा रहा है प्रोजेक्ट, जो डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहाँ हैं, वो उनका फेलियर क्यों हुआ इससे पहले? और तीसरी चीज़ ज़ाहिर है कि बहुत कानूनी जो है वो मसाइल होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, लैंड एक्विजिशंस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये इतना आसान क्या होगा? वाक़तन इतना आसान होगा सारा? मुझे आप ज़रा सा 2-4 मिनट देंगे? जी बिल्कुल। जो खदशात हमारे दोस्तों ने बयान किए वो बिल्कुल सही हैं, और उर्दू की एक कहावत है कि दूध का जलावा छाछ भी फूक फूक के पीता है, और पाकिस्तानी इतनी दफ़ा हमारी कौम के लोग ख़राब हुए हैं और बार बार उम्मीदें टूटी हैं। एक तो ये बात हो गई। मैं समझता हूँ कि पिछले प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो फ़र्क
जो इमरान खान साहब की जो विल है, जो जिस तरीके से उन्होंने इक़्तिदार में आते ही, वज़ीर आज़म बनते ही इसके ऊपर तवज्जो दी है, वो इंडिकेटिव है इस चीज़ की कि नीयत और जज्बा सच्चा है। अब बात आई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, तो मैं ये आपको बयान करता हूँ कि पीटीआई के जो अहदेदार या पीटीआई के जो असेंबली में जो मेंबर्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉज के लिहाज से उनको इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। जैसे जो भी इसके अंदर आए वो पीटीआई के लोगों को, जो कि हमें अच्छी मिसालें, अच्छे प्रेसिडेंसेस, और ये हमें चॉइस करनी है, मतलब एक्सपीरियंस के हवाले से, गाइडेंस के हवाले से आपके लोग उन कमिटीज में उनको आगे लेके चले। हर एक के पास हर एक के पास चॉइस है कि वो जाए और जनाब काम करे। लेकिन जब हम ये बेड़ा उठा लेते हैं ये वाला कि हम इंशाअल्लाह ताला कौम की खिदमत या वहाँ पर असेंबली के ज़रिए या उसके अंदर, तो हमें अपने आप को थोड़ा सा एट एन आर्म्स लेंथ रखने की आदत डालनी पड़ेगी, जो कि माजी के अंदर नहीं है। उसके बाद में लैंड एक्विजिशन, जैसे हमें साहब ने कहा, बिल्कुल सही है, और लैंड बैंक्स मौजूद हैं, और इस वक्त ऑलरेडी जो लॉ मिनिस्ट्री है उसकी मदद से कानून साजी, लैंड एक्विजिशंस, और जो इदारों के पास लैंड हैं जो फेडरल गवर्नमेंट लेके, और चूँकि सस्ते घर की जब बात होती है तो उसे कुव्वत ख़रीद के अंदर लाना है। तो सबसे पहली चीज़ जहाँ हुकूमत उसमें हिस्सा डालती है वो ये है कि लैंड, ज़मीन जो सबसे कीमती चीज़ होती है वो मुफ्त अगर वहाँ पर दे दी जाए, और ये एक तरह का जंप स्टार्ट भी है जो कि ज़मीन की कीमत। दूसरी चीज़ ये है कि लो कॉस्ट फाइनेंसिंग, और फिर उसके अंदर उसमें चाहे वो बॉन्ड्स आते हैं, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स भी हैं, हाउसिंग बॉन्ड्स भी हैं, इस्लामिक बैंक अनफॉर्चुनेटली हमारी यहाँ नहीं है ना, ये इंस्ट्रूमेंट्स हमारी यहाँ मौजूद नहीं है, में मौजूद है सर, हमारी यहाँ नहीं है, हमारी यहाँ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स अभी तक मौजूद नहीं है, हमारे यहाँ सेकेंडरी डेट मार्केट नहीं है, हमारे यहाँ सेकेंडरी मॉर्गेज मार्केट, हम एक न्यूक्लियर ताकत सर, हम और हमें अब डिसिप्लिन होना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हम न्यूक्लियर पार्ट जरूर है सर, हम न्यूक्लियर पार्ट जरूर है, हमें बिहेव करना पड़ेगा, देखिए हमें बिहेव करना पड़ेगा, और हमें दुनिया के अंदर जो सिस्टम्स हैं, जो चीजें हैं, उनको चलाना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। मैं वही तो बात कर रहा हूं कि दुनिया भर में म्यूनिसिपल बॉन्ड्स है, आपके यहाँ कराची में मेयर के पास जो है इख्तियारात नहीं है, दुनिया भर जो है वो चल रही है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के ऊपर, ठीक है जी, और आपके पास ऐसा है नहीं। सुकूक बॉन्ड्स भी जो हैं, सुकूक जो है इस लिहाज से कि इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर जो हमारे इस्लामिक बैंक्स हैं उनको फंडिंग के लिए एसेट बेस्ड वो चाहिए नहीं, तो क्या सुकूक आप इंटरनेशनल मार्केट में लेकर जाएंगे? पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में, आपका क्या ख्याल है कि लोगों के पास पैसों की कमी है? यहाँ पर जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है पाकिस्तान में, लोगों के पास पैसे की कमी ही नहीं है पाकिस्तान में। इमरान खान साहब ने जो ट्रस्ट और कौम की जो खुददारी और जो कौम की गैरत और जो सेल्फ एस्टीम, देखें कौम जिन कब बनती हैं, कौमें जिन कब बनती हैं, तुर्की वाले जिन बन गए, मलेशिया वाले बन गए, सिंगापुर वाले बन गए, चाइना दुनिया के अंदर जाके तहलका मचा रहा है। एक एक लीडर ने कौम को जगा दिया। देखिए सर, ये आपने इन तकारीर के ऊपर, इस जोशो जज्बे के ऊपर, बैलेट बॉक्स के अंदर से रिजल्ट निकल आया, पीटीआई की हुकूमत बन गई, लेकिन जो चीजें हमारी यहाँ नहीं है उसके लिए कानून साजी होनी है। अब आप असेंबलीज के अंदर है, सेनेट में, पार्लियामेंट में, अब आपने हाँ, तो अब इसके के पास अच्छे इंजीनियर्स की कमी है, पूरी दुनिया, पूरा मिडिल ईस्ट, पॉलिसी साजों की नीयत की कमी है, उनको नेक नियत होना है पॉलिसी साजों को। पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है किसी पीटीआई को जो आज मैंडेट मिला है, एक छोटे से मैं कंटिन्यू रखूंगा सर, नहीं पीटीआई को वोट जरूर इसके ऊपर मिला है। पाकिस्तान में किसी किस्म के टैलेंट की या किसी इंसान की, पाकिस्तानी की नियत में हमें शक, सलाहियत की बेशक नहीं है। बात है कानून साजी की, आप कानून साजी करें ना, लो हाउसिंग के लिए आप कानून साजी करें। एक छोटे से वेलकम बैक। तब्दीली का सफ़र 100 डेज एजेंडाज में इस वक्त हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में लो कॉस्ट हाउसिंग के हवाले से, जो कि कप्तान का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का वादा है पाकिस्तानियों से, गरीब पाकिस्तानियों से। रफ़त सईद, ब्यूरो चीफ कराची। रफ़त, इस वक्त कराची में जो कच्ची आबादी है और जहाँ पे हम देखते हैं कि जराइम पनपते हैं,
ये कितनी बड़ी रुकावट होंगी, इनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है इनकी लीज़ के हवाले से बड़े मसाइल आते हैं, जो इलेक्शंस के दिन होते हैं उसमें इनको लीज़ किया जाता है। फिर दूसरी बात ये कि आपने स्कीम पूरे पाकिस्तान के लिए कही है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ज़ाहिर के सिंध में सिंध गवर्नमेंट है, पंजाब वो आपकी वफाक जो है वो PTI की होगी, तो इस तरह के इशूज़ भी देखने को मिलेंगे। देखिए, कच्ची आबादियाँ तो सियासी जमातों का वोट बैंक होती हैं, तो मेरे ख्याल में उनको छेड़ना, उस पर बहुत सारे और मसाइल भी खड़े होंगे। और यकीनन आपने ये दुरुस्त कहा कि इंतखाबात के ज़माने में उन्हें लीज़ किया जाता है, तो ये भी एक सियासी पहलू है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे मामलात में सिंध हुकूमत की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी मंसूबे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लेकर आ रहे हैं उसमें सिंध हुकूमत जगह जगह उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ सिंध हुकूमत ये देखेगी कि वहाँ मामलात अवाम इस तरह के हो रहे हैं कि जिसमें कि PTI को एज मिल रहा है, तो यकीनन उसमें रुकावट भी आएगी और वहाँ इश्यूज़ भी खड़े होंगे। और अब देखना यह है कि अभी तक वज़ीर-ए-आज़म कराची नहीं आए हैं, आने के बाद जब वो ये मुलाकात करेंगे, खासे डायनेमिक वज़ीर आला हैं सिंध के और वो भी कुछ करना चाहते हैं, तो इस सियासत से बालातर होकर अगर कराची शहर के लिए या पूरे सूबे के लिए कुछ करेंगे तो यकीनन इन्हें कामयाबी भी मिलेगी। और उसमें गवर्नर का ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नर जो है वज़ीर आला सिंध से एक राब्ता रखें और जो इशूज़ हैं, रियल इशूज़ पे जो है वो इख्तलाफात ना हो सियासी नौइयत के, तो उन्हें खासी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन अगर जहाँ पर ये मामला सियासी नौइयत इख्तियार करने रहेगा तो फिर झगड़ा शुरू होगा, और जब झगड़ा शुरू होगा तो ये सारे मंसूबे कटाई में पड़ जाएंगे। तो इस झगड़े में आपके सामने है ना, आपके सामने कराची में ग्रीन लाइन बस का जो प्रोजेक्ट है आपके सामने है कि अभी तक फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान फिर ऑरेंज लाइन, ये मंसूबे भी मुकम्मल नहीं हुए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिंध गवर्नमेंट जो उसने अभी तक बसें नहीं दी, तो प्रॉब्लम्स हैं। एक हार्मनी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान उस तरह की नहीं है, जो डिमांड है, जो वक्त की जरूरत है। तो ये तो हम देख रहे हैं कि आगे ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ये दुरुस्त कहा आपने, क्योंकि ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से क्योंकि करप्शन पे बहुत फोकस है तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, तो अब इसके मामले में भी तहकीकात शुरू हुई हैं कि किस तरीके से ये अवार्ड हुआ था, कहाँ कहाँ ठेके, जहाँ किस किस को ठेका दिया गया है, तो इससे और ये मामला खटाई में पड़ेंगे। बल्कि चाहिए ये कि जब ये ग्रीन लाइन मंसूबा है इससे फौरी तौर से ये हुकूमत कंप्लीट कराए, गवर्नर इसमें दिलचस्पी लें, वज़ीर आला दिलचस्पी लें, तो फिर इसके बाद ही इस शहर में कोई बेहतरी आ सकती है। मास ट्रांजिट का एक बड़ा मंसूबा है कराची का, वो भी खटाई में पड़ा। हाँ, नजीब साहब से उस पर देख लेते हैं। कच्ची बस्तियों की आपने बात की कि जनाब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है और ये सियासी जमातें जो हैं इनका बड़ा टूल होता है आपके इंतखाबात में। नजीब साहब क्या कहेंगे, कच्ची बस्तियां जो हैं ये तो एक बड़ा वोट बैंक होती हैं। अच्छा, लेकिन वक्त के साथ साथ इस वक्त हम 21वीं सदी में हैं और वहाँ पर लोग बहुत ही नागुफ्ताबा हालात के अंदर रह रहे हैं। और यदि देखा जाए तो वहाँ पे जिस तरीके से मामलात हैं और वो अब शहर के बीच में आ गई हैं, और इसका भी जो ये मॉडल है वो ये है कि उसमें उन्हीं का हक है उस जगह के ऊपर, और उस हक को इस्तेमाल करते हुए जितने वहाँ के रेजिडेंट हैं, लीज हैं, उन्हीं जगह के ऊपर नई बिल्डिंग्स बनती हैं। कुछ लोग शुरू में डिसलोकेट होते हैं, वर्टिकल बिल्डिंग्स बनती हैं, बेहतर सहूलियात होती हैं, और फिर वो उसी जगह के ऊपर वहीं पे बसते हैं। और ये मॉडल्स टर्की में, मलेशिया में, इंडिया में कामयाबी के साथ वहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है। ख़ास तौर से जो एशिया ममालिक हैं, इंडिया, वहाँ पर भी हमारे जैसे सियासी और दीगर मामलात हैं, लेकिन ये इसके अंदर थोड़ा सा लेजिस्लेशन भी चाहिए होता है, थोड़ी सी पॉलिटिकल विल भी चाहिए होती है, वरना ये गेटोज़ की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं शहर के बीच में। और वहाँ पर लोगों की हालत अगर आप घुस जाएँ वहाँ पे इन इलाकों के अंदर कि अब वहाँ पर कोई मोटरसाइकिल भी मुश्किल से घुस पाती है, क्योंकि जिस तरह से जब ये बसती हैं तो रैंडम बसती हैं, तो इसको एक कन्वर्ट करना है। और इसके ऊपर ये भी एक हिस्सा है जो कि पुराने इलाकों को जो शहर के बीच में हैं वहाँ के मकीनों को नई चीज़ मिल जाए और वहाँ पर उसके अंदर वो वर्टिकल जाएंगे, और वहाँ पे जो जगह ये बस्ती नहीं है, इन्हें बसाया जाता है बाज़ाब्ता एक मंसूबे के तहत। हाँ, अनफॉर्चुनेटली है। अच्छा, लेकिन इसको जो बीट किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, जो प्लान का हिस्सा है कि नए जितने प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए जाएंगे उसके अंदर सोशल हाउसिंग, ज़ाहिर बात है कि जब आप वहाँ पे बड़े बड़े महंगे बनाएंगे तो वहाँ पे जो मुलाजमीन हैं, वो ड्राइवर हैं, दीगर खानसामे हैं और दीगर लोग, तो सोशल हाउसिंग
अनवार हाशमी साहब, नजीब हारून साहब भी तुर्की कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी तुर्की करते चले गए थे, और ज़ाहिर है कि तुर्की कुछ कंपनियां जो हैं वो टर्किश लाहौर में भी उन्होंने इस तरह के कंपनी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में। अब बात ये है पाकिस्तानी कंपनी जो है वो जाके तुर्की में भी काम कर सकती है, हम और हर मुल्क में टर्किश कंपनीज यहाँ पर काम कर रही नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला, पाकिस्तानी कंपनियां काम करें। सर, देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स इन योर कन्वर्सेशन। बहुत होपफुल, बहुत अच्छी बात है कि होपफुल होना चाहिए, लेकिन हमारे 3 जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जो ब्यूरो चीफ्स हैं, वो आपको बता रहे हैं कि इसमें ग्राउंड रियलिटी क्या है, कि किस तरीके के मसाइल हैं। कच्ची बस्तियों का मसला है, लैंड एक्विजिशन का मसला है, इसके अलावा बहुत सारे करप्शन के भी मसले हैं। तो अनवार साहब, क्या टेक होगा आपका? क्या वाकई इतना आसान होगा जो बात की जा रही है, इतनी आइडियल बात की जा रही है? आसान हरगिज़ नहीं होगा। जी देखिए इमरान सुल्तान साहब, जो तारिक चौधरी साहब ने शुरू में बात की है कि यकीनन पहले इमरान खान को 1 हफ्ता दिया गया है कि इब्तदाई रिपोर्ट उनकी टीम उन्हें पेश करेगी। अब पहले तो वो प्लान सामने आए तो उस पर उसका तनकीदी जायज़ा लिया जाएगा। इस वक्त तजावीज़ दी जा सकती हैं, मसलन ये जो इमरान खान का ये जो मनसूबा है बहुत ही खूबसूरत मनसूबा है, और जो अभी हाल ही में उनका इजलास इस बारे में हुआ है, तो उसमें यकीनन इसको लिंक किया गया है कच्ची आबादियों से, झोपड़पट्टियों से लिंक किया गया है कि इनकी हालत कैसे बेहतर बनाई जाती है, उसकी तरफ भी यकीनन तवज्जो दी जाएगी। लेकिन ये इतना बड़ा मनसूबा है कि आपको पता है कि इसको लिंक किया जाए बड़े शहरों के मसाइल के साथ। बड़े शहर जो है वो आबादी उनकी बहुत ज़्यादा हो गई है, और उसकी वजह से अगर ये मनसूबा जाता है, फ़र्ज़ करो 25-25 हज़ार, 40-40 हज़ार घरों का, तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसी जगह तलाश की जाए जो शहरों से फासले पे हो, जहाँ उनको देखते हुए नए शहर आबाद हो सकें। तो ये सारी चीज़ों के फ़वायद इसमें यकीनन इनके प्लानर जो है वो शामिल करेंगे। मसलन वैसे तो आप देखे जाए तो पंजाब में भी तकरीबन 25 लाख के करीब आज के जदीद दौर में भी जहाँ बड़ी तरक्की हुई है, 25 से 30 लाख रुपए आज 25 से 30 लाख अफराद आज भी झोंपड़ियों में रहते हैं। कच्ची आबादियों का सिलसिला एवरेज तकरीबन 70 से 80 लाख जो है वो बड़े शहरों के करीब लोग हैं जो उन कच्ची आबादियों में रहते हैं, जिनका अभी स्टेटस वाज़े नहीं हो सका। तो इमरान खान ने बात की है कि ना सिर्फ उनका स्टेटस वाज़े किया जाए, बल्कि फिर वहाँ सहूलतें दिए जाए जो एक आम मुआशरे में दी जाती हैं, कि वहाँ पार्क्स हो, उनकी गलियाँ साफ़ हो, सीवरेज का निज़ाम हो, ताकि वो फायदा जो है 20% वहीं से हासिल कर दिया जाए जो एक आबादकारी के लिए चाहिए। चौधरी साहब, तो ये प्लानिंग देख के एक उम्र गुजर जाती है पाकिस्तान में लोगों के हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के पैसे देते कर्जे देते उनकी अदायगियां करते अव्वल तो बना नहीं पाते, और बना जिन टर्म्स में बना पाते हैं वो भी उनको ही भुगतना पड़ता है। तो फाइनेंसिंग की, लो फाइनेंसिंग की बहुत ज़रूरत है। इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है हमारे पास आइडियली तो बहुत कुछ हो सकता है जैसे कि नजीब साहब कह रहे हैं, लेकिन है नहीं। क्या कहेंगे तारिक चौधरी साहब? देखिए, ये बात है, वक्त चूँकि कम है, आपके पास होता क्या है, यहाँ मैं इस्लामाबाद की मिसाल दे देता हूँ आपको जी, कि एक हाउसिंग सोसाइटी बनती है, ज़मीन खरीदी जाती है, उस पर मकान बन जाते हैं, और मकान को झोंपड़पट्टी नहीं, बड़े आला दर्जे के मकान बनते हैं, करोड़ों रुपए के बंगले बनते हैं। कुछ सालों बाद पता चलता है अचानक CDA जो है या RDA वो सोया उठता है और इश्तिहार दे देता है कि इस्लामाबाद में बनने वाली या काम करने वाली फ़लाँ जो 200 हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं वो गैर कानूनी है, उनके पास NOC नहीं है। वहाँ बिजली फराहम हो जाती है, वहाँ गैस फराहम हो जाती है, वहाँ प्लाजे बन जाते हैं, वहाँ सड़कें बन जाती हैं, और सारी सरकारी सहूलतें वहाँ मैसर होती हैं। लेकिन अचानक CDA को पता चलता है कि इसका NOC नहीं है। नतीजा क्या होता है कि यकदम उनके मकानों की कीमतें गिर जाती हैं। फिर अचानक कोई अफसर आते हैं, कहते हैं अच्छा जी हम इसको रेगुलराइज करेंगे, अचानक फिर कीमतें बढ़ जाती हैं। सरकारी महकमे और प्राइवेट बिल्डर वो तो इतने ताकतवर हैं कि यहाँ तो इस मुल्क में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे बिल्डर भी हैं, ऐसे लैंड माफिया भी जो फैसले करते हैं बाकायदा हुकूमतों के, वो इतने ताकतवर हैं कि अवाम को मिलकर लूटते हैं। और बाकायदा तौर पर हमने देखा है कि किसी के पास 1000 कनाल ज़मीन होती है लेकिन फाइलें बिक जाती हैं 10,000 की, और लोग पैसे दे के सारी ज़िंदगी वो पैसे वापस लेने के लिए फिरते हैं, उनको पैसे वापस नहीं करता। नजीब हारून साहब चूँकि मौजूद हैं, उसमें शामिल हैं 2-3 चीज़ें काम करनी पड़ेंगी। एक तो ये है कि प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं और लैंड माफिया है और जो सरकारी महकमे हैं, उनके ऊपर चेक रखने के लिए इस प्रोजेक्ट में या सारे प्रोजेक्ट्स में अवामी नुमाइंदगी होने ज़रूरी हैं। दूसरी बात यह, सऊदी अरब की मिसाल दी यहाँ पर, सऊदी अरब जो पाकिस्तान से बड़ा मुल्क है, बल्कि कई गुना बड़ा मुल्क है, उसकी आबादी पाकिस्तान से कम है, वो भी अपार्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। ये जो हमारे यहाँ रवाज आ गया है, बड़ी बड़ी गेटेड कम्युनिटीज़, बड़े बड़ी वार्ड कम्युनिटीज़, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े फार्म हाउस, ये सरकारी और ज़रूरी ज़मीनों का ज़िया है। पहली बात तो ये है कि जितने बड़े प्रोजेक्ट बनने हैं वो 2 मरले से 5 मरले से 7 मरले से ज़्यादा ना हो, ताकि लो इनकम हो। तीसरी बात यह है
कि जो ज़रूरी ज़मीनें हैं, ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, हमारे यहाँ आपको पता है कि एक और बड़ा बहरान आ रहा है कि हमारे यहाँ खुराक की कमी हो रही है। ज़रूरी ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बसाने की पाबंदी लगा दी जाए और हाउसिंग सोसाइटियाँ ऐसी जगहों पर बने जहाँ जगह कम से कम गिरी जाए और बिल्डिंग जो हाई राइज बिल्डिंग बने और वहाँ पर सिक्योरिटी, पानी और लिफ्ट का और सारे जो सेफ्टी मेजर्स है वो मुहैया किए जाएँ। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये इस्लाहात का एक पूरा पैकेज जो है उसके ऊपर देखना पड़ेगा। रफत, जो बात इस वक्त अनवार हाशमी ने की, जो बात इस वक्त तारिक चौधरी ने की, कराची में भी यही सूरत हाल है। यहाँ पे भी कब्जे हैं, यहाँ पे भी चाइना कटिंग, पूरा कराची आबाद हो गया चाइना कटिंग के ऊपर। तो नजीब हारून साहब, उनकी जमात, उनके वजीर आजम, और ज़ाहिर है कि वजीर आजम तो हम सब के हैं वो, लेकिन उनकी पार्टी किस तरीके से लड़ पाएगी इतने बड़े माफिया से? देखिए, नजीब हारून साहब की पार्टी के बहुत सारे इम्तिहान होंगे इस कराची शहर में। मुल्क में उस तरह के इम्तिहान ना हो जिस तरह के कराची में होंगे। मैं ये कहूँगा कि अगर इन्होंने इस जानिब तवज्जो ही दी तो कम से कम जिन बिल्डर्स के तामीराती मनसूबों में ताख़ीर का जो शिकार हैं, जो लोग अपने घरों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, उन मनसूबों को ही पाया तकमील तक पहुँचा दें। क्योंकि अब बिल्डर्स ने एक काम और लिया है, वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बात करते हैं जिसके बाद पाबंदी लगाई गई है हाई राइज बिल्डिंगों पर। तो मेरे ख्याल में इन तमाम चीज़ों को भी देखना होगा। इसके साथ साथ जिन मंसूबों में लोगों के पैसे लगे हुए हैं, जो लोग अपने घरों के लिए 5-5, 7-7 साल से फिर रहे हैं, उनको उनके घर मिलने चाहिए, उनके अपार्टमेंट मिलने चाहिए। इस बात को अगर ये यकीनी बनाए तो यकीनन लोग इन्हें दुआ देंगे और ये लोग इनके हक़ में बात भी करेंगे। लेकिन इसके साथ आपने जो चाइना कटिंग की बात की, मेरे ख्याल में वो मामला ही अभी खटाई में पड़ा हुआ है। कराची को पानी फराहम करने वाली जो मरकज़ी पाइपलाइन है उसके ऊपर तामीरात हुई हैं, उसको ही नहीं कोई रोक सका, बल्कि उस पर तो बिल्डिंगें तामीर हो चुकी हैं, उस पर बड़े बड़े प्लाजा बन चुके हैं। किसी हादसे की सूरत में आपको खुद उसका अंदाजा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में करने के लिए बहुत सारे काम है, बिजली, पानी, नजीब हारून साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मसाइल कराची शहर। एक काम जिसमें पूरी कौम शामिल होगी वो तो करप्शन का गला घोटना है, क्योंकि ये कैंसर, ये दीमक ने जितनी बीमारियां आपने बताई हैं, जितने मसाइल बताए हैं, वो करप्शन रिलेटेड हैं और वो हमारे एक दीमक की तरह खा गया है। और इमरान खान साहब का जो 7 खतरनाक बीमारियां हैं जिनके टीके लगाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक आप टीका नहीं लगाएंगे ये बीमारियां दूर नहीं होंगी। और ज़ाहिर कौम ने तो पहुंचा दिया ना आपको, असेंबली तक कौम ने तो पहुंचा दिया हुकूमत में। अब तो आपका काम है, अब कौम जो है मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पिछले देखें, अब इस वक्त आज जहाँ मीडिया खड़ा हुआ है, इस वक्त जब हर एक के पास एक मोबाइल कैमरा मौजूद है और माइक मौजूद है, मैं समझता हूँ पिछले 5 साल में जितनी करप्शन की वारदातें मंजर आम पर आई हैं, होता पहले भी ऐसे ही था, लेकिन आज अल्लाह ने हर आदमी के हाथ में ये हथियार दिया है कि जहाँ जुल्म हो, जहाँ ज़्यादती हो, जहाँ करप्शन हो, वो अपना हिस्सा डाल सकता है। अगर हम पाकिस्तानी कौम इस मुल्क को अपना समझेंगे जैसे कि हम समझेंगे, और मुझे पूरा यकीन है। नजीब साहब, इसमें अब आप हिस्बे इख्तिलाफ में नहीं हैं, अब आप हुकूमत में हैं, आपको मसला हल करना है, ये मसाइल अपनी जगह पर। मैं ये समझते हुए कह रहा हूँ। देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, 22 साल इस पार्टी के साथ मैं इसके बानियान के अंदर हूँ, और 31 साल पहले मैं अमेरिका छोड़ के वहाँ से MS करके सिविल इंजीनियरिंग में मैं आ गया था पाकिस्तान। तो हमने यही ख्वाब देखा है कि पाकिस्तान दुनिया की कौमों के अंदर उनके मुकाबले में जाके खड़ा हो, और वहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट, जैसे आप एक बावर्ची खाने में जाएं, वहाँ पर सारे रेसिपी के लवाजमात मौजूद हों, उसको सही तरीके के ऊपर सही लोग अगर दयानतदारी से ये काम करेंगे, ये काम हो जाएगा। और इसमें बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूँ, और मैंने ये भी एडमिट कर लिया है कि वो हम चूँकि सारे ही दूध के जले हुए हैं, मैंने भी यहाँ पर कम करप्शन इर्द गिर्द नहीं देखा है। हम भी इसी शहर में और इसी मुल्क में बड़े हुए हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन मंजिल और फिनिशिंग लाइन सामने नजर आ रही है। ठीक है, सरकार सरकार तीन तरह से ताउन कर रही है। टैक्स का रिबेट देगी, लो कॉस्ट हाउसिंग का मतलब है अफोर्डेबल, और उसके बाद लो कॉस्ट फाइनेंसिंग रेज होगी। तारिक साहब, क्या अब बिल्कुल लास्ट चलते चलते आपसे मैं जानना चाहूंगा, मुमकिन होगा इतना आसान मुमकिन होगा? विद इन 5 और 10 सेकेंड्स आप इसमें बता दीजिए। बिल्कुल
अब देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये नामुमकिन है, लेकिन इसके लिए जो है वो प्रैक्टिकली सोचना होगा कि लैंड माफिया और जो सरकारी महकमों की कनाइवेंस है उसे जी अनवर साहब, क्या लैंड माफिया जो है इतना बड़ा साबित होगा, उससे टकराव होने जा रहा है लैंड माफिया से? बिल्कुल, देखिए प्राइम मिनिस्टर का जो जिस तरह जज्बा नजर आता है, यकीनन वो इसको प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वही माजी की तरह ये देखना होगा कि ये अलॉटमेंट्स जो बासर लोग हैं वो अपने मुलाजिम नहीं करा लेते, इस चीज को देखना होगा। जी रफत साहब, बहुत बड़ा इम्तिहान है इमरान खान का भी, तहरीक इंसाफ का भी। अगर सिर्फ ये इसको खत्म कर दें, इस लैंड माफिया को, तो बहुत सारे मसाइल इसे हल हो सकते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया रफत सईद, तारिक चौधरी साहब और अनवर हाशमी साहब। हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख्वाब जरूर है, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इसे पूरा ना कर सकें। इसे पूरा करना है तो बहुत चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी होगी, और सबसे पहले करप्शन का खात्मा करना होगा, लैंड माफिया का खात्मा करना होगा। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।